नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्राचीन भारत से, और प्राचीन भारत में हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। पूरी बेसिक जानकारी पढ़ेंगे और जितने भी अपने उच्च लेवल तक के क्वेश्चन होंगे सब अपना कंप्लीट करेंगे। जो दिखाया गया है, एक एक चीज को दर्शाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम बताओ, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था पूरा, या हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल है, कौन सा भारत, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के कौन से बंदरगाह थे जिनसे विभिन्न विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सबको दिखाया गया है। चार्ट के आधार पर समझाने की कोशिश की गई है, तो आप जुड़ो। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो बाहर चला जाए। सिंधु सभ्यता से अलग अलग बुकों से कलेक्ट किया गया सारा डाटा है। तो पहले पॉइंट के साथ शुरू करते हैं। अपने आपने जहां से भी पढ़ा हो कोई परेशानी नहीं, जितना ज्ञान होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन आप एक बार देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप आगे देखो, नहीं आती तो कोई नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। पहले देखो, यहाँ पे लिखा हुआ पूरा पहला हेडिंग लिखा हड़प्पा सभ्यता, जबकि हम सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। तो सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, पहले तो ये बात कर लेते हैं। देखो, सिंधु नदी के किनारे हमारी ये सभ्यता फली फूली है, इस कारण हम अपनी सभ्यता को सिंधु सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि इस सिंधु नदी के आसपास ही हमारी सभ्यता फली फूली है। तो फिर सर हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता को इसलिए बोलते हैं कि सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया नगर क्या था, जो हमने पहला शहर खोजा था वो हड़प्पा था। तो इस वजह से इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता ही हड़प्पा सभ्यता है। रीजन मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट को उठाते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया गया है, 1826 की बात है। एक व्यक्ति आ गए, चार्ल्स मैसन। ठीक है, ये पहली बार क्या करते हैं, इनका ध्यान आकर्षित हुआ था कि हाँ, यहां से कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं, लेकिन इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये ब्रिटिश थे और अपना नजरअंदाज कर देते हैं। उसके बाद होता क्या है, 1853 से 56 के बीच की बात है, जो 52, 53, 54, 55, 56 होता क्या, लाहौर से कराची के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस समय खुदाई की जा रही थी। तो जब खुदाई की जा रही थी तो अलग अलग चीजें प्राप्त हो रही थी। जैसे कहीं बहुत बड़े बड़े क्षेत्र मिल रहे हैं, और जब खुदाई हो रही है तो ऐसी ऐसी चीजें मिल रही है, ऐसी ऐसी मोहरें मिल रही हैं, या ऐसी ऐसी मूर्तियां प्राप्त हो रही हैं, जो लग रहा है कि यहाँ कुछ तो पहले था। लेकिन ये बात कब की, 1853-56 की। और यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज इस बात को दबा देते। लेकिन उस समय भी जो हमारे जनरल कनिंगम थे, उन व्यक्तियों को पता चलता है, और उनके जो दो सहयोगी व्यक्ति हैं, जॉन ब्रेनेट और विलियम ब्रेनेट, इन्हें पता चलता है, ये खोज करते तो इन्हें अनुमान तो हो जाता है, इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ कोई ऐसी सभ्यता है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर प्राप्त किया जाए तो बहुत सारा डाटा प्राप्त हो सकता है और मिल सकती है जानकारी। लेकिन ये ठहरे ब्रिटिश, इन्हें कुछ ऐसा प्राप्त करना नहीं था। इन्हें तो यहाँ पे इनका उद्देश्य दूसरा था, तो ये इस चीज को यहीं पर दबा देते हैं। बात कब की है, 1853 से 56 के बीच की बात है, जब कराची से लाहौर के बीच में रेल लाइन बिछाई जा रही थी। उसके बाद समय बीता और बात आ जाती है 1921 की, जहां से शुरुआत मानी जाती है व्यवस्थित रूप से। ठीक है, उस समय गांधी जी भी अपने राजनीति में सक्रिय हो गए थे, और एक व्यक्ति है जॉन मार्शल, जिसे क्या बोला जाता है, भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष बोला जाता है। इनके दो सहयोगी व्यक्ति थे, दयाराम साहनी, व्यक्ति का नाम याद रखना, और माधव स्वरूप, दोनों का ही नाम याद रखना। एक एक वो पॉइंट बताए गए हैं जो बिल्कुल माला के जैसे परोस दिए गए हैं कि आप बस आगे को पढ़ते चले जाओ, बाहर जाने की गुंजाइश ही नहीं है। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो अध्यक्षता थी, उनके जो सहयोगी थे, व्यक्ति का नाम याद रखना, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, ने हड़प्पा की खुदाई की। और खुदाई की और ऐसे ऐसे अवशेष मिले जिसे लगा कि यहाँ कुछ तो पहले था, क्योंकि अलग अलग जो चीजें थी, जैसे हम पढ़ते हैं मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे फली फूली थी, वहां से बहुत सारी चीजें मिली। जैसे सूर्य का कैलेंडर मिला, जो हम पढ़ते हैं कैलेंडर था वहां से, जो हम आज के समय का कैलेंडर होता। यह कैलेंडर अगर पूछा जाए किसकी देन है, तो कहना है मिस्र की सभ्यता की देन है, जो हमारी सिंधु सभ्यता के समकालीन है। उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता की मोहरें हमारे यहाँ मिली है। ठीक है, उसके बाद चीन की सभ्यता, ये भी हमारी सभ्यता के ही समकालीन है। तो कुछ ऐसी चीजें जो उधर से प्राप्त हुई है, हमारे यहाँ भी खोजी गई, फिर पता चला यार इनकी सभ्यता भी उन्हीं के जैसी थी। तो ये जो दो व्यक्ति हैं, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप, ये खोज करते हैं हड़प्पा की, और यहाँ से चीजों का पता चल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 1974 में दिया गया है, जॉन फ्रैंकोइस, ये मेहरगढ़ की खोज करते हैं। ठीक है, पता चलता है कि यहाँ मेहरगढ़ नाम का भी कोई क्षेत्र था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है, हड़प्पा का कालक्रम दिया गया है।
चार हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला दिया गया है हमारा समय, समय को बांट दिया गया है, ठीक है, पॉइंटों में। उसके बाद चरण दिया गया है, उसका युग दिया गया है, किस युग से संबंधित है। अब देख लेते हैं, देखो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो इनका कालक्रम दिया गया है, पूछा जाता है 750 ईसा से 550 ईसा पूर्व तक का जो क्षेत्र था उसमें खोजा गया एकमात्र क्षेत्र था, क्या नाम, मेहरगढ़ प्रथम। और इस क्षेत्र को बोलते हैं प्राक हड़प्पा, अर्थात हड़प्पा से पहले का क्षेत्र। दूसरा देखते हैं जो जो खोजा गया है 550 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व से क्षेत्र, ये भी खोजा गया क्षेत्र क्या है, मेहरगढ़ द्वितीय, इसे भी बोलते हैं प्राक हड़प्पा। तो याद रखना आपको कि हम अपने जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, प्राक हड़प्पा या हड़प्पा से पहले खोजा गया क्षेत्र की मानते हैं तो कहना मेहरगढ़ को मानते हैं सर, और दोनों बार मेहरगढ़ खोजा गया है। उसके बाद 330 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से जो क्षेत्र माना गया, इसे बोला गया प्रारंभिक हड़प्पा। लेकिन हमारे जो एग्जाम में आता है जिसे हम कहते हैं वास्तविक हड़प्पा, ठीक है, क्या बोलते हैं, 2350 से 1750 ईसा पूर्व, जो हमारा सटीक समय है, ठीक है, परिपक्व हड़प्पा का समय यही हमारा माना जाता है। तो हड़प्पा का कार्य कालक्रम माना जाता है, याद है, 2350 से 1750। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाए हड़प्पा का पतन कब हुआ था, तो कहना 1750 से शुरू हो जाता है सर हड़प्पा का पतन। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है, मैंने आपको रीजन बताया। इसे कहाँ रखा जाता है, कांस्य युग में रखा जाता है, बिल्कुल सही है कि सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है, तो कांस्य युग में रखा जाता है, इसे कांस्य सभ्यता ही बोला जाता है। ये भारत के कौन से क्षेत्र में थी, तो कहना सर सिंधु सभ्यता भारत के कौन से क्षेत्र में थी, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में थी। और कौन से क्षेत्र में आती है, अगर पूछा जाए भारतीय उपमहाद्वीप में आ जाती है, ठीक है, इसका भारतीय उपमहाद्वीप में विकास हुआ। अब जब कभी भी भारतीय उपमहाद्वीप से क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन तो हमारा ज्योग्राफी का पूछा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, तो कहना भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। एक तो हम खुद आते हैं भारत, दूसरा बांग्लादेश आता है, ठीक है, उसके बाद जब बांग्लादेश आएगा तो पाकिस्तान भी आ जाता है, तो 3 तो ये हो गए। उसके बाद एक नेपाल आ जाता है, उसके बाद दूसरा आ जाता आपका भूटान। तो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में कि सिंधु सभ्यता के जो क्षेत्र है कहां कहां से प्राप्त होते हैं, तो इन 3 देशों से प्राप्त होते हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद देखो इसमें क्या दे रखा, इसके साथ 2 और सभ्यताएं पनपी थी, जिसमें आती है मिस्र की सभ्यता, ठीक है। मिस्र की सभ्यता के बारे में जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा सूर्य वाला कैलेंडर है, कौन सा कैलेंडर, सूर्य कैलेंडर, किस सभ्यता की देन है, तो कहना मिस्र सभ्यता की देन है। मिस्र सभ्यता कौन सी नदी के किनारे फली फूली थी, तो कहना नील नदी के किनारे फली फूली थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है हमारी, ये कौन सी नदी के किनारे फली फूली है, तो याद रखना इसका आता है दजला और फरात। दजला और फरात नदी के किनारे कौन सी सभ्यता फली फूली थी, तो कहना मेसोपोटामिया। इसकी कुछ चीजें हमारे यहां से मिलती है, तो कहां से मिलती है हम पढ़ेंगे, लोथल से प्राप्त होती है, ठीक है। कहां से, लोथल। जब लोथल पढ़ेंगे हम गुजरात के बारे में तब चीजें आएंगी, तो याद रखना कि सिंधु सभ्यता के जो 2 समकालीन सभ्यताएं हमारी दे रखी है, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामी सभ्यता। इससे अलग से एक और सभ्यता आती है, तो याद रखना कौन सी सभ्यता है, कहना छोटू चीन की सभ्यता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए चीन की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे फली फूली, तो नदी का नाम याद रखना हुआंगो नदी। कौन सी है, हुआंगो नदी। तो देखो हमारी सभ्यता पूछे तो कहना सिंधु नदी, मिस्र की सभ्यता पूछे कहना नील नदी, मेसोपोटामिया बोले तो कहना दजला और फरात नदी, चीन की पूछे तो हुआंगो नदी। बिल्कुल बेसिक जानकारी है, आप समझो इसे, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इतना टफ नहीं है। बस परेशानी है कि हमारे पास डाटा नहीं है, और जब डाटा नहीं होता तो हमारे क्वेश्चन नहीं बन पाते, फिर हम परेशान हो जाते हैं, ठीक है। परेशान नहीं होता। अगला पॉइंट देखो, इसमें क्या बोला, मेसोपोटामिया सभ्यता है। मेसोपोटामिया में हड़प्पा के लिए कौन से, हड़प्पा सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो क्या नाम, मेहुला। मेसोपोटामिया सभ्यता में हड़प्पा को क्या बोला गया है, मेहुला। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछे वैदिक सभ्यता में सिंधु सभ्यता को क्या बोला गया है, तो बताना हरियूपिया बोला गया है।
वैदिक सभ्यता में सिंधु सभ्यता को हरियूपिया बोला गया है, जबकि मेसोपोटामिया में क्या बोला गया है, मेहुला बोला गया है। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी हमारी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता ही बोल सकते हैं, नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो दिया गया है। नेक्स्ट देखो, व्यक्ति का नाम है, याद रखना, स्टुअर्ट पिंगट एक नामक व्यक्ति थे। ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता में जितने भी क्षेत्र प्राप्त हुए उसमें से एक तो हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो क्या थी, ये राजधानी थी। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में जो राजधानी थी किसे बोला गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। और अगर पूछा जाए कितने नगर की खोज की गई है, तो कहना सर 1000 प्लस नगरों की खोज की गई है, जो हमारे नगर थे, शहर 1000 प्लस सिंधु सभ्यता में। इसमें से पूछा जाए महानगर, तो कहना महानगर थे 6। ये स्टुअर्ट पिंगटी बताते हैं इस बारे में। और ये जुड़वा राजधानी किसे बताने, तो कहना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। सब स्टुअर्ट पिंगट के द्वारा दी गई जानकारी। ठीक है, एक एक पॉइंट समझो और समझते हुए चलो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट। ये देखो किस तरह से समझाया गया है कि सिंधु सभ्यता के स्थल बता दो या सिंधु सभ्यता का विस्तार बताओ। पूछा जाए सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था, तो कहना सर हम तो पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। बिल्कुल सही है, सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार, ये एग्जाम है। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था, कहना त्रिभुजाकार था। लेकिन उस त्रिभुजाकार को जो हमने बनाया गया है उसके चारों कोने ले लिए, वो चारों कोने दिए गए हैं। अगर पूछा जाए सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था, तो कहना माड़ा, जम्मू कश्मीर में नदी चिनाब नदी के किनारे। दक्षिणी तो दायमाबाद, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, हिंडन नदी बड़ी महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि ये यमुना और गंगा नदी के बीच में बहने वाली नदी है। ये पूछा जाता है यमुना और गंगा के बीच में बहने वाली नदी का नाम बताओ, कहना हिंडन, जिसके किनारे गाजियाबाद और नोएडा शहर बसे हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद बात कर लेते हैं पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र कौन सा था, तो कहना सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान में, आज के पाकिस्तान में कौन सी नदी, दासंग नदी के किनारे। तो ये क्षेत्र थे सिंधु सभ्यता के, याद रखना चारों क्षेत्र। सिंधु सभ्यता की आकृति कहना त्रिभुजाकार। अब देखते हैं स्थल, बिल्कुल एक एक पॉइंट ऐसा उठाया जाएगा ना। देखो स्थल में क्या दिए गए, भारत में कितने स्थल खोजे गए अब तक, 925, पाकिस्तान में 475, अफगानिस्तान में 2। ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, मुंडीगाग और सुर क्या बोलते हैं, सुरतगुई, दोनों याद रखें। सुरतगुई और मुंडीगाग कहाँ के क्षेत्र का, ना अफगानिस्तान के। ये चीज यहीं खत्म कर दो आप, कि पूछा जाएगा सुरतगुई और मुंडीगाग कहाँ के, ना अफगानिस्तान के। तो सिंधु सभ्यता के ये स्थल थे। अब देखो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल दिया गया है। पूछा जाए सर सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल बताओ, तो कहना 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। बिल्कुल सही लिखा है। आकृति कैसी थी, त्रिभुजाकार की थी, हमने पढ़ लिया। लेकिन आज बात करें, ये बात जो दी गई है ये 1921 की बात है, लेकिन उसका क्षेत्रफल बढ़ा। और आज की बात करें कितना है, तो अब 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा सिंधु सभ्यता का क्षेत्र। अब देखो हमारी जो सिंधु सभ्यता थी उस समय जब दुनिया कुछ नहीं जानती थी, ये मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। इनसे कितना गुनी थी, 12 गुना बड़ी थी। लेकिन बात कर लेते हैं सिर्फ मिस्र सभ्यता से कितनी बड़ी थी, तो कहना 20 गुना बड़ी थी। अब बात कर लेते हैं जो हमें पढ़ना है, सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल जिनसे हमें जानकारी प्राप्त करनी है। हड़प्पा, धोलावीरा, चन्नूदड़ो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और बनावली। इनसे अलग भी बहुत सारे क्षेत्र है, लेकिन इन्हें तो विस्तार पूर्वक पढ़ना ही है। अब देखते हैं, पहला दिया गया हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला क्षेत्र हड़प्पा था। आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता में पहला खोजा गया क्षेत्र हड़प्पा था, इसी कारण इसका नाम हमने हड़प्पा सभ्यता भी रखा है। अब देखो चीजें समझो और समझना, ठीक है, आपने जहां से पढ़ा है कोई परेशानी नहीं, अच्छी चीज है। अब देखो इसके बारे में शुरुआत कर लेते खोज से, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, जॉन मार्शल ने। खुदाई करता कौन थे, दयाराम साहनी। कब खुदाई की गई थी, 1921 में। इनके सहयोगी कौन थे, माधव स्वरूप। वर्तमान स्थिति कहाँ है, तो याद रखना पाकिस्तान में। कौन से जिले में है, तो कहना मोंटागोमरी जिले में। पूछा जाए रावी कौन सी नदी के किनारे, तो सॉरी हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे, कहना रावी। अब देख लेते हैं, देखो इसकी रक्षा के जो प्रचार क्या थे, प्राचीर थे, 2 थे। एक तो था पश्चिमी टीला, दूसरा आता था भैया पूर्वी टीला। और ये बहुत जगह आएंगे, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। टीला तो सभी को पता, गढ़िया दुर्ग। जो पश्चिमी टीला होता था, इसमें हड़प्पा सभ्यता में उच्च वर्ग के व्यक्ति रहते थे। कौन रहते थे, उच्च वर्ग के व्यक्ति। ठीक है, और यहां पर किसके साक्ष्य मिलते हैं, तो याद रखना
37 कब्रिस्तान अर्थात दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो सिंधु सभ्यता में दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं? कहना हाँ सर मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो कहना सर हड़प्पा से मिलते हैं। तो दफनाने और जलाने दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, पश्चिमी टीला जो दुर्ग था, अंदर से कच्ची ईंटों का बना था और बाहर से पक्की ईंटों का बना था। उसके बाद क्या दिया है? ए बी टीला, व्यक्ति का नाम याद रखना, क्या लिखा है? मार्टिमर व्हीलर द्वारा खोजा गया था ये पश्चिमी टीला। उसके बाद बात कर लेते, ऊंचाई पर स्थित है। टीले का मतलब ही वो होता जो ऊंचाई पर हो। पूर्वी टीला, निम्न वर्ग के व्यक्ति रहते थे। बस इतना याद रखना, जो टीले थे उच्च वर्ग के व्यक्ति पश्चिमी टीले पर, निम्न वर्ग के रहते पूर्वी टीले पर। ठीक है, यहां पर क्या था? संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है जो हड़प्पा के बाद भी उजागर हुआ है। अब देखते हैं जो दिए गए हमारे साक्ष्य। ठीक है, अब साक्ष्य जो दिए गए हैं इन्हें पढ़ना है, लेकिन इससे पहले जो दिए गए हैं देखो इनके बारे में जो दिए गए हैं, ये क्या है हमारा? तो 12 कक्षाओं का अन्नागार मिला है। अन्नागार कितनी कक्षाओं का? 12। कहां से? हड़प्पा से। उसके बाद दूसरा दिया गया है 18 वृत्ताकार चबूतरे गेहूं जौ के दाने प्राप्त हुए। और उसके बाद क्या दिया गया है? 15 श्रमिक आवास दिए गए। सब कहां से? हड़प्पा से। अब देखते हैं जो दिया गया है, देखो साक्ष्य के बारे में क्या है। सर्वाधिक अभिलेखी मोहर दी गई है। उसके बाद श्रृंगारदान, काजल की बोतल, जलते हुए गेहूं एवं जौ के साक्ष्य, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी। उसके बाद कछुआ, तो कछुआ भी प्राप्त हुआ है, कछुए की हड्डी के साक्ष्य। धोती पहने हुए कोई मूर्ति दिखाई गई है। कांसे की 16 भट्टियां दिखाई गई हैं। सबसे पहले कपास का साक्ष्य यहीं से मिला है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले कपास का साक्ष्य कहां से मिला था, किस सभ्यता से मिला था? कहना हड़प्पा से। और कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता से ही मिला है। अब बात कर लेते हैं इस कपास को बोला क्या जाता था। तो कहना इस कपास को सिंधु सभ्यता से अलग किस नाम से जानते थे व्यक्ति? सिंडन के नाम से जानते थे। एग्जाम में पूछा गया सिंडन किसका नाम है? तो कहना कपास का ही नाम है। जिसके साक्ष्य कहां से मिले? तो कहना हड़प्पा सभ्यता से। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना। स्त्री के गर्भ से पौधे का चित्रण दिखाया गया है हड़प्पा सभ्यता। और मृत देवी की पूजा करते हुए दिया। देखो पूजा तो है लेकिन मंदिर नहीं मिलेंगे, पूजा मिलेगी, मंदिर नहीं मिलेंगे, समझना चीजों को। ये साक्ष्य है यहाँ से। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से जो साक्ष्य मिले हैं उन्हें याद रखना। उसके बाद जो भी चीजें हैं रख जो दिया गया है ना, रक्षा प्राचीर 2 हिस्सों में, पश्चिमी और पूर्वी। यहाँ कहीं भी पूछा जाए कि जब भी पूछा जाए किसी भी क्षेत्र में उच्च वर्ग कहाँ रहते, तो कहना सर कहना पश्चिमी टीले पर, और निम्न वर्ग पूर्वी टीले पर रहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी थी, आपको याद रखना। उसके बाद देखते देखो मोहनजोदड़ो, बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। एक तो चीज यहीं पे देख लो, अन्य नाम से जो आप बार बार एग्जाम में देखते हो, मृतकों का टीला, और दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया गया है इसे। खोजकर्ता के बारे में जानकारी देखते हैं इसके बारे में। देखो 1922 में खुदाई हुई थी, राखालदास बनर्जी ने खोज की थी। नदी कौन सी है? सिंधु में, पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो मार्शल व्यक्ति हैं, ये क्या बोलते हैं, ये इसके बारे में कथन देते हैं कि ये जो मोहनजोदड़ो है ना, ये 7 बार बाढ़ में डूबा है। मान लेते हैं इनकी बात, मार्शल का कथन। उसके बाद KUR कैनेडी क्या कहते हैं कि ये जो मोहनजोदड़ो है इसका जो पतन हुआ है, अंत हुआ, मलेरिया के कारण हुआ है। ठीक है, इसकी जनसंख्या कितनी थी? तो याद रखना 35,000 से 40,000 के बीच में इसकी जनसंख्या बताई गई है। उसके बाद प्रजाति कैसी थी ये? तो भूमध्य सागरीय थे। और विशेषता, विशेषता क्या है? तो यहाँ पर जलाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, क्या मिले हैं? जलाने के। जबकि यहाँ क्या मिले थे? हड़प्पा में दफनाने के साक्ष्य मिले। देखो यहाँ के लिखा है दफनाने के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो याद रखना जलाने के कहा मिले और दफनाने के कहा मिले। पूछा जाए जलाने के, तो कहना जलाने के जैसा जलाना और जैसे जोदड़ो, जैसे जलाना जैसा जोदड़ो। ठीक है, और दफनाना हड़प्पा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि देखो क्या बोला गया है। एक व्यक्ति है मार्शल, वो क्या कहते हैं, तत्कालीन विश्व का आश्चर्य है ये कि जब दुनिया कुछ नहीं जानती थी तब यहाँ भारत में ऐसे ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जब दुनिया को कुछ ज्ञान नहीं था। यहाँ से बड़े बड़े अन्नागार प्राप्त हुए। ठीक है, इसकी लंबाई दी गई है हमारे एग्जाम में। देखो इतनी तो डीप नहीं पूछेगा, लेकिन आप याद रख सकते हो कि आप जब एक बार पढ़ लो, मेरा ये उद्देश्य है कि चीजों को समाप्त कर दो, तो लंबाई याद रखना।
ठीक है, आप मोटे मोटे में याद रखना किस तरह से, जैसे 11 मीटर, 7 मीटर और 2 मीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये भी दो हिस्सों में बटा था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला में उच्च वर्ग के रहते थे और पूर्वी टीला में निम्न वर्ग के। आपको इस तरह से याद रखना है। अब यहीं से कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं, जैसे पश्चिमी टीले से देखो, आपको तो ये याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आप इतना छोड़ देना पश्चिमी टीला या पूर्वी टीला, लेकिन हम फिर भी पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीजों को परोया गया है। देखो यहां से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से सभा भवन मतलब मीटिंग होती थी, पुरोहित आवास रहने के स्थान, आगे क्या लिखा, महाविद्यालय पढ़ने की जगह, विशाल स्नानागार, जो देखो ये दर्शाया गया है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दी गई है। विशाल अन्नागार दिया गया है। घरों में कुएं थे, ठीक है, और 3 से 4 कमरे भी होते थे जैसे आज के समय होते हैं। ठीक है, और घर जो थे 2 से 3 मंजिल के बने होते थे। उसके बाद पशुपति की मूर्ति मिली। पशुपति किसे बोला गया है, तो पशुपति की मूर्ति दी गई है, देखो ये, और ये माना गया भैया शिव। तो शिव के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि शिव पर्यवाची होता पर पशुपति का, आपको याद रखना है। उसके बाद और देखो, ये दर्शाया गया है हमारा स्वास्तिक चिन्ह। तो पूछा है स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है, तो कहना हड़प्पा सभ्यता की देन है। अब देखते हैं पूर्वी टीले से जो चीजें मिली है, क्या मिले हैं, कांस्य की नग्न मूर्ति, ठीक है, मोम के लेप में, कुम्हार के 6 भट्टे प्राप्त हुए हैं, एक दाढ़ी वाले साधु प्राप्त हुए। साधु तो दाढ़ी वाले ही होते हैं, उनके पास कौन से नाई घूमते होते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं नेक्स्ट, हाथी का कपाल मिला है, याद रखना, तो इसका मतलब हाथी भी मिल गया। शतरंज की गोलियां मिली है, तो शतरंज के मिल गया, ये मनोरंजन का साधन था। ठीक है, उससे लेकर सुंदर ईंटें, मतलब अच्छी अच्छी ईंटें प्राप्त हुई सिंधु सभ्यता में, क्योंकि ये भैया ईंटों के बने हुए घर थे। यहाँ पे देखो आप, इसका जो विशाल स्नानागार बना हुआ है, ये किसका बना, ईंटों का बना हुआ है, और ईंटों का रंग भी देख लो लाल है। इनका अनुपात भी पूछा जाता है, 4:2:1 में है, तो ईंटें लाल रंग की थी। ठीक है, जो दिए गए हैं सुंदरतम ईंटें हैं। उससे अगला क्या है, सूती कपड़े में लिपटा हुआ चाकू, चाकू मिला है सूती कपड़े में, सूती वस्त्र तो मिलते थे। आगे देख, सर्वाधिक सेल कड़ी की मोहरें प्राप्त हुई है, कितनी है इतना याद नहीं रखना। पक्की सड़कें प्राप्त हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है। सड़कें कैसी थी, पक्की थी, ठीक है, और ये क्या थी, ये थी 90 डिग्री के अंश कोण पे होती थी। कहने का मतलब देखो ये है कि चौराहे बने हुए थे, कहने का मतलब पूरा 90 डिग्री का कोण बनता था। 90 डिग्री का कोण, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, 90 डिग्री का कोण बनता था। ठीक है, फिर इधर को 90 डिग्री का बनेगा, नीचे भी 90 डिग्री का बनेगा, सब जगह 90 डिग्री का कोण बनता था। तो याद रखना, पक्की सड़कें थी और 90 डिग्री के अंश कोण पर थी। आगे देखो नेक्स्ट, ईंटों का साइज दे दिया 4:3:2। ठीक है, उससे आगे क्या लिखा है, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए। और नेक्स्ट, ढकी हुई नाली का, कहने मतलब जो सड़कों के किनारे जो नाली होती थी ना, वो ढकी हुई होती थी, जैसे आज के समय जालीनुमा होती है, इसी तरह उस समय की सभ्यता समझो कितनी विकसित थी, जब हम कुछ नहीं थे, जो हम आज भी नहीं कर पाते, उस समय हमारी सभ्यता विकसित थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला दिया गया हमारा, ये तो मोहनजोदड़ो इसके बारे में पढ़ लिया। अगला देखते हैं लोथल। लोथल दिया गया है, लोथल में बिल्कुल बेसिक जानकारी, जैसा हम सारे क्षेत्र पढ़ रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, लोथल एक ही रक्षा प्राचीर में दोनों इसके टीले घिरे हुए थे, पूर्वी और पश्चिमी टीला एक ही रक्षा प्राचीर क्षेत्र में ढीले। ठीक है, रहने का स्थान सेम है, उच्च व्यक्ति पश्चिम में, निम्न पूर्व। ठीक है, याद रखना, जैसे ही दिया गया ना, एक रक्षा प्राचीर में थे, इससे अलग कोटला में भी एक ही प्राचीर में बने हुए क्षेत्र थे। अब देखते हैं बेसिक जानकारी, खोजकर्ता कौन थे, खुदाई कब की गई, 1954, श्री रंगनाथ राव द्वारा। कहां पर है लोथल, तो कहना खंबात की खाड़ी में। कौन से जिले में है, तो कहना अहमदाबाद जिले में है, याद रखना। ठीक है, अब मेन बात है हड़प्पा सभ्यता, ये लोथल, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे लघु मतलब छोटा हड़प्पा, छोटा मोहनजोदड़ो, या भारत का हड़प्पा और भारत का मोहनजोदड़ो बोलते हैं। उसके बाद देखो अन्य जो नाम है इसके, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं मुर्दों का नगर। किसे बोला, हड़प्पा को मुर्दों का नगर, क्योंकि यहाँ कितनी समाधियां मिली है, 20 यहाँ मिली है समाधियां। और सुनो क्या मिले हैं, यहाँ की मिले हैं 3 युग्मित समाधियां, अर्थात पति और पत्नी को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो पत्नी और पति को दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो कहना लोथल से। उसके बाद विशेषता क्या है, बहुत अच्छी विशेषता है, यह एकमात्र शहर था जिसके दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे। अन्य जितने भी क्षेत्र थे पूरे सिंधु सभ्यता में, सबके दरवाजे सड़कों से अलग की ओर खुलते थे। ठीक है, याद रखना, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या प्राप्त साक्ष्य है।
पहला दिया गया है मानव निर्मित बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल था, सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह यही था। उसके बाद दिया गया है गोदीवाड़ा। उसके बाद मन का जो होता सोने, सोने का जो होता, देखो सोना, उस समय सोने पहनते थे उच्च वर्ग के व्यक्ति। सोना कौन पहनते थे? उच्च वर्ग के व्यक्ति क्या पहनते थे? सोना पहनते थे। तो किस चीज के मिले हैं? मन का बनाने के कारखाने, सोने के। उसके बाद घोड़े की लघु मृण मूर्ति, मतलब घोड़े की जो अस्थियां मिली है वो मिली है। और फारस मेसोपोटामी सभ्यता की मोहरें मिली है। तो मेसोपोटामी सभ्यता की मोहरें कहाँ से मिली है? कहना लोथल से मिली है। उसके बाद देखते हैं और भी चीजें मिली है। देखो यहाँ दिया गया है सुर कोटदी, यहाँ से भी मिले हैं। घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है, कोई परेशानी नहीं है। आगे देखते हैं जो यहाँ से क्षेत्र और प्राप्त हुई। आटे की चक्की, हाथी दांत का पैमाना, रंगाई कुंड मतलब रंगों से बनी हुई। उससे अगला क्या लिखा है? मोहरों पर सूती वस्त्र की छाप, मम्मी का मॉडल। मम्मी ये याद रखना ये कौन सी सभ्यता की देन है? ये आपने देखा भी होगा मूवियों में, कई मूवी में दिखाया गया है मम्मी के बारे में। तो ये क्या है भैया? तो ये याद रखना हमारे यहाँ से प्राप्त हुए लोथल से। और अन्य कहाँ थे? तो कहना ये मिस्र की सभ्यता में थी। मिस्र की सभ्यता की विशेषता क्या है? तो कहना पिरामिड और बनी हुई मम्मी यहाँ की विशेषता है। उसके बाद देखो लोमड़ी और चिड़िया का चित्र मिला है। शतरंज का खेल, जब गोटियां मिली है तो शतरंज का खेल भी होगा। बाजरा और चावल के साक्ष्य, ठीक है। आगे खेला दो मुंह वाला राक्षस, उससे अगला है छोटी बेलनाकार मोर और गोलाकार और वर्गाकार अग्निकुंड प्राप्त हुए। सब चीजें लोथल से प्राप्त हुई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चनु दड़ो। चनु दड़ो के जो व्यक्ति थे वो कारीगर थे। ये पूछा जाता कहाँ के व्यक्ति? कारीगर थे। कहने का मतलब वो फैक्ट्री अपने आप लगाते थे और अपना कार्य अपने आप करते थे, कारीगर थे। इसके बारे में देखते हैं चनु दड़ो के बारे में। खोज किसने की? 1931 एनजी मजूमदार। खुदाई 1935 में। व्यक्ति का नाम याद रखना अर्नेस्ट मैके। नदी सिंध या सिंधु कह सकते हैं, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो से इतने किलोमीटर, किलोमीटर याद नहीं रखना, ठीक है। अब देखो मेन जो चीज है, देखो इस जगह चन्नू दड़ो में प्राक हड़प्पा मतलब पुरानी हड़प्पा और विकसित हड़प्पा मतलब जब खोजी गई थी उस हड़प्पा, दोनों के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद नेक्स्ट जिस समय सिंधु सभ्यता यहाँ पर समाप्त हो जाती है तो एक संस्कृति जन्म लेती है। उसका नाम याद रखना, हमारे एग्जाम में ही पूछी गई है, ठीक है, कि झुंकार और झंकार संस्कृति कहाँ जन्मी थी? तो कहना चन्नू दड़ों में जन्मी थी। कब? जब सिंधु सभ्यता पतन की ओर जा रही थी। और यहाँ के आदमी क्या थे? कारीगर। जो लिखे गए थे कुशल कारीगर थे। कहने का मतलब आदमी यहाँ के अपने कार्य अपने आप करते थे। उसके बाद देखते प्राप्त साक्ष्य, मन का बनाने के कारखाने, ठीक है, बात कर चुके हैं। ये हमारे लोथल में भी थे। वर्गाकार ईंट, कांसे की खिलौने की गाड़ी, मिट्टी की बेलनाकार गाड़ी। उसके बाद चार पहिए वाली गाड़ी, देखो चार तक पहिए वाली गाड़ी थी। मोहर निर्मित केंद्र थे, यहाँ पर मोहर बनाई जाती है। मुद्रा बनाने के केंद्र, क्योंकि कारीगर थे तो फैक्ट्री तो होंगी। उसका देखो बिल्ली के पीछे भागता हुआ कुत्ता, बिल्ली के पीछे भागता हुआ कुत्ता भी दिखा दिया गया है। उसके बाद देखो जब यहाँ के आदमी कारीगर थे तो अपनी फैक्ट्री खुद की होगी, तो महिलाओं के लिए क्या बनाते थे? लिपस्टिक, कंघा, काजल, इत्र, सेंट। उसके बाद दवात। जो हम पढ़ते हैं कि इत्र की खोज किसने की? तो हम कहते हैं नूरजहां की मम्मी। अरे नूरजहां की मम्मी तो छोड़ो, नूरजहां का तो वंश भी नहीं जन्मा होगा जिस समय इत्र की खोज हो चुकी थी सिंधु सभ्यता में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चन्नू दड़ो के बाद आया कालीबंगा। बहुत अच्छा क्षेत्र है कालीबंगा, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। देखते हैं खोजकर्ता कौन? 1953 अमलांद घोष या अरमेंद्र घोष के नाम से व्यक्ति आते हैं। जब खुदाई की गई किसके द्वारा की गई थी? तो 57 से 61 के बीच बीबी लाल और बी के थापा द्वारा खोज की गई। नदी कौन सी है? घग्गर, ठीक है, राजस्थान में। हनुमानगढ़ ही जिला आता है याद, ठीक है। ये क्या है? यह भी प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के दोनों के क्षेत्र मिलते हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूनी। और इसका अंत होने का कारण क्या? कालीबंगा का कहना भूकंप के कारण इसका अंत हुआ था। यहाँ पर भी दोनों प्रकार के रक्षा प्राचीर थे, मतलब घिरे रहते थे दोनों, मतलब पश्चिमी भी थे उच्च वर्ग और पूर्वी निम्न वर्ग। ये तो अब आपकी याद हो गई। बात करते हैं यहाँ से साक्ष्य जो मिले हैं। मेन सबसे ज्यादा पूछा जाता है जुते हुए खेत, हल्के निशान, चने और सरसों के वो थे जो चीज बोई जाती थी। 7 अग्निकुंड मिले हैं। अलंकृत ईंटें मिली हैं। कच्ची ईंटों के घर मिले हैं। पक्की ईंटें भी मिली हैं। ईंटें तो मिली हैं क्योंकि इनके घर ईंटों के बने हुए थे। ऊंट की हड्डी, ये याद रखना है। मनुष्य भय,
बकरी को एक साथ दफनाने के साक्ष्य, तो मनुष्य और बकरी को एक साथ दफनाने के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, जबकि पुरुष को स्त्री के साथ लोथल में दफनाया जाता था। हवन कुंड, क्योंकि हवन होते थे। चूड़ी का कारखाना, क्योंकि भैया इसका तो नाम ही कालीबंगा है। चूड़ी, काले रंग की चूड़ी, और भैया क्या है, लकड़ी के हल, क्योंकि लकड़ी के हल तो होंगे जब तो जब हल होंगे जब तो जुते हुए खेत मिलेंगे। ठीक है, तो चीजों को याद रखना, समझना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, धोलावीरा। धोलावीरा जो क्षेत्र है दिया गया है, खोजकर्ता कौन है, तो याद रखना गजपति जोशी। खुदाई कब की गई थी, 1990। स्थिति कहाँ है, गुजरात के कच्छ जिले में, कच्छ की खाड़ी में स्थित है धोलावीरा। उसके बाद विशेषता क्या है, विशेषता तो बहुत बड़ी है, जो कई बार एग्जाम में आ गई है, यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये भी पश्चिमी और पूर्वी टीले में बना हुआ था, लेकिन पश्चिमी पूर्वी टीला तो आप छोड़ दो, जो दिया गया है दोनों तरफ आपको याद रखना है कि यहाँ से क्या मिले हैं, खेलने के साक्ष्य मिले, अर्थात यहाँ स्टेडियम था, यहाँ पर खेला भी जाता था सिंधु सभ्यता में। अब बात कर लेते हैं यहाँ के साक्ष्य के। पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति, लंबा जलाशय जिसे जलकुंड कहते हैं, बांध बने हुए थे नदी के ऊपर। उसके बाद क्या है, उच्च ढकी हुई जल निकासी व्यवस्था, पानी नीचे नीचे जो जाता है। उससे अगला क्या है, नेम प्लेट, सप्त सैंधव लिपि कितने अक्षरों में थी, 10। उसके बाद पालिशदार सफेद पत्थर मिले, सफेद पत्थर जिन पर पालिश किया गया था। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, अगला पॉइंट दिया गया है 64 मूल चिन्ह और खेल का मैदान। खेल का मैदान तो इसकी विशेषता है, याद रखना कि धोलावीरा की विशेषता क्या है, ना खेल का मैदान, इसकी विशेषता। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखते हैं बनावली, इसमें क्या क्या मिले हैं, खोज 73-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट, खुदाई 90 में नदी रंगोई, स्थिति हिसार हरियाणा में। ठीक है, कुशल नियोजन शहर था मोहनजोदड़ो की तरह, इसके बारे में बात कर चुके हैं। प्राक हड़प्पा विकसित हड़प्पा दोनों के क्षेत्र यहां से भी मिले हैं और यहां से भी मिले हैं बनावली से। बात कर लेते हैं साक्ष्य, साक्ष्य क्या मिले हैं, यहां दिया गया है मिट्टी के हल की आकृति, मिट्टी के खिलौने। ठीक है, मात्र देवी की मृणय मूर्ति, उसके बाद उच्च कोटि के जल निकासी व्यवस्था, मछली पकड़ने की बंसी, जौ और तिल सरसों के ढेर मिले हैं, जौ के अच्छी किस्म मिली है, यहाँ पे जौ की अच्छी किस्म मिली है। उसके बाद देखते हैं अन्य स्थल, देखो महत्वपूर्ण स्थल हमने देख लिया, अब देखते हैं अन्य स्थल जो भारत और पाकिस्तान से प्राप्त हुए। पहले देखते हैं जो दिया गया भारत से, बाद में देखेंगे पाकिस्तान से। देखो जम्मू कश्मीर से जो क्षेत्र प्राप्त हुआ, माणा, सभी को पता उत्तरी क्षेत्र था, चिनाब नदी के किनारे सबसे उत्तरी स्थल है। उसके बाद देखते हैं पंजाब से, आप पंजाब में सिर्फ रोपड़ पढ़ते हो, लेकिन रोपड़ से अलग भी क्षेत्र है, जैसे दधेरी, उसके बाद संघोल। पहले रोपड़ के बारे में देख लेते हैं, जो रोपड़ दिया गया है। आधुनिक नाम क्या है इसका, देखो आप याद रखना, आज का नाम रूपनगर। खोज किसने की थी, जगदत्त शर्मा ने। कब की थी, ये की थी 53 से 55 के बीच। नदी सतलज नदी है। ठीक है, और देखो यहाँ क्या दिया गया है, मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य रोपड़ से मिले पंजाब में। आधुनिक नगर रैसर रोपड़, रैसर रूपनगर, जगदत्त शर्मा खोज करता है। उसके बाद देखो ददेरी, ठीक है, क्या लिखा है, हड़प्पा के बाद का स्थल जो खोजा गया है, बाद में पता चला कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल था ददेरी। उससे अगला क्या लिखा है, संघोल। तांबे की 2 छेनियां प्राप्त हुई हैं जो वृत्ताकार अग्निकुंड है। ठीक है, याद रखना तांबे की 2 छेनियां और वृत्ताकार अग्निकुंड, 2 अलग अलग पॉइंट है, दोनों को याद रखना। क्षेत्र पढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं। हरियाणा में देखो क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है, राखीगढ़ सभी को पता है। खोज किसने की थी, अमरेंद्र नाथ ने। ठीक है, 63 से 70 के बीच हिसार में है, सरस्वती या दृष्टावती नदी के किनारे पर है। और देखो यह पॉइंट क्या लिखा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन है, राखीगढ़। आगे देखो अगला क्षेत्र क्या, हरियाणा में क्या था, कुनाल। कहां पर है, ये हमारा हिसार जिले में, राखीगढ़ भी हिसार जिले में, ये भी। ये एकमात्र स्थल है जहां चांदी के मुकुट मिले हैं। कहां से, तो बताना, व्यक्ति का नाम याद रखना, ऐसे याद रख लेना, जो क्षेत्र है कुनाल और क्या है, चांदी के मुकुट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश, जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। बागपत में क्षेत्र मिला है, क्या बोलते हैं, सनोली।
जानवरों की हड्डी मिले है, मांसाहारी लोग इतने ये मिले हैं। अगला सहारनपुर सिंधु सभ्यता का स्थल है। यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें छोटी छोटी, जैसे बड़गांव, हुलास, अगला क्या है अम्बाखेड़ा, उसके बाद क्या है सकतपुर। ये क्षेत्र है सहारनपुर में जो मिले हड़प्पा सभ्यता के। मेरठ में देखो आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल, हिंडन नदी के किनारे, यमुना की सहायक है सभी को पता है, और ये पूर्वी स्थल है। खोज करता यज्ञदत्त शर्मा, जिसने रोपण की खोज की थी। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में जो दिए गए हैं अन्य क्षेत्र में दे रखे हैं। पूछा जाता है कि हस्तिनापुर किसका भाग है, तो कहना हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद भगवान, दोनों हड़प्पा सभ्यता के ही स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गुजरात में। गुजरात में क्या है, पहले दिया गया है सुरकोटड़ा, गजपति जोशी ने खोज की थी 1964 में। कच्छ जिले में घोड़े के अस्थि मिले हैं। रंगपुर ये भी है, रंगनाथ राव रहसरंगनाथ 1953 में। नदी क्या है, नदी का नाम याद रखना मडार नदी, अहमदाबाद जिले में, यहीं पे लोथल है। उसके बाद साक्ष्य क्या मिले, धान की भूसी के साक्ष्य। महाराष्ट्र एक क्षेत्र मिलता है दायमाबाद, जो हमारा अहमदाबाद जिले, अहमदनगर जिले में है। अब देखो मेन बात जो आपको याद रखनी, कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी प्रोबर नदी, और ये नदी किसकी सहायक है, गोदावरी। जो हम एग्जाम में पढ़ते हैं कि कौन सी नदी के किनारे हमारा दायमाबाद, गोदावरी। गोदावरी नदी तो है, लेकिन अगर एग्जैक्ट या क्वेश्चन आ जाएगा तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। सबसे दक्षिणी क्षेत्र है। क्या मिलते हैं यहां से, तांबे के गेंडे मिलते हैं, तांबे के बने हुए गेंडे, ठीक है, जानवर जो साक्ष्य मिले थे। पाकिस्तान से देखते हैं जो क्षेत्र मिले हमारे, पहले क्या है गनेरी वाला, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मिला है पाकिस्तान में, गनेरी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट जो दिया गया, देखो यहां पे पाकिस्तान दे दिया और इधर भारत में, दोनों दे दिए गए हैं। देखते हैं, देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे बड़े स्थलों में गनेरी वाला और यहाँ पे मोहनजोदड़ो, ये सिंध प्रांत में। उसके बाद देखो हमारे यहाँ जो बड़े क्षेत्र है, राखीगढ़ जो हरियाणा में है, और धोलावीरा जो गुजरात में। ठीक है, चीजों को याद रखना, इस तरह से सजाया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला, सिंध प्रांत में जो क्षेत्र मिले हमारे, कौन सा है, पहला कोट दीजी, खोजकर्ता 1935 में जो लिखा हुआ है घूरिए, सही है। अगला क्या, खुदाई एएफ खान ने की थी 55 में। सन आपको सिंधु सभ्यता के किसी का भी याद नहीं रखना। साक्ष्य क्या मिले, अलंकृत खंबा और पत्थर के तीर, जो मारने के लिए, लड़ाई करने के लिए तीर होते थे। आगे देखो क्या लिखा है, पाषाण सभ्यता का अंत, हड़प्पा की शुरुआत, कोट दीजिए से माना जाता है, इस तरह से बताया गया है यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको याद रखना है, दिया गया है पाषाण सभ्यता का अंत और हड़प्पा सभ्यता के बीच में बहुत लंबा गैप आता है, लेकिन अगर फिर भी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको यही लगाना, कोट दीजिए। अगला देखते हो, देखो अली मुराद। मैं मानता हूं कि आपको ये 100% नहीं पता होगा कि सिंधु सभ्यता जो हमारी नगरीय सभ्यता थी, पूरे विश्व में अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, उसमें अली मुराद एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो क्या था, ग्रामीण था, और ये लड़ता था नगरीय क्षेत्र से। और यहां से क्या मिली है, कांसे की कुल्हाड़ी और बैल की मूर्ति मिली। तो सिंधु सभ्यता के उस स्थल का नाम बताओ जो ग्रामीण था, तो कहना सर अली मुराद था। अगला देखते हैं सिंध प्रांत में आमरी क्या मिला है, 12 सिंगा के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्या देखते हैं, जुदीदड़ो स्टेडियम मिले हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगले, अल्लादीनो, अरब सागर में सिंध नदी के तट पर स्थित था, और ये एक बंदरगाह था। अल्लादीनो बंदरगाह था, महत्वपूर्ण बंदरगाह, बालाकोट भी बंदरगाह था हमारा, याद रखना। अगला देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं बलूचिस्तान जो पाकिस्तान क्षेत्र में क्षेत्र प्राप्त हुआ। पहले क्या लिखा है, नौसारो सिंदूर के साक्ष्य मिले, बालाकोट बंदरगाह भी था, ये सीप मतलब मोती के उद्योग धंधे यहीं पे थे। उससे अगला क्या है, सुतका कोह क्या मिले यहां से, याद रखना, सादीकोर नदी के किनारे स्थित था। आगे क्या, सुतकांगे डोब, इसके बारे में तो पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे पश्चिमी स्थल है। खोज किसने की है, ए स्टाइन ने 1927 में। ये दिया गया पश्चिमी स्थल दासन नदी के किनारे। विशेषता क्या है, बंदरगाह था, सही बात है बिल्कुल। और यहाँ पे क्या है, बेबीलोन के साथ व्यापार होता, मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ। उससे अगला साक्ष्य क्या मिले, मानव अस्थि से भरा बर्तन मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है,
मिट्टी निर्मित चूड़ियां और बर्तन प्राप्त हुए। ठीक है, याद रखना, जो सूतकांगे डोर से प्राप्त हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारे क्षेत्र खत्म हो गए, अगला पॉइंट शुरू होता है, समाज और धर्म क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज ऐसी नहीं है जो छोड़ दी गई है। देखो समाज क्या था, समाज 3 वर्गों में विभाजित था सिंधु सभ्यता में। पहले वरिष्ठ जो सबसे बड़े थे, दुर्ग और गढ़ी मतलब किले में रहते थे, पुरोहित वर्ग बोलते थे। मध्य वर्ग जो होता था वो व्यापारी होता था, कारीगर होता था, आगे लिखा जुलाहे होते थे, शिक्षक, किसान और सैनिक होते थे। कमजोर वर्ग में मजदूर और दास व्यक्ति आते थे। तो सिंधु सभ्यता का समाज कितने उसमें था, कहना 3 में था। ठीक है, आगे देखते हैं, 4 प्रजातियों के साक्ष्य मिलते हैं। पहला क्या है, अल्पाइन प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति, प्रोटोस्टेलाइट और मंगोलाइट। तो कितनी प्रजाति के साक्ष्य मिलते हैं, कहना 4 के मिलते हैं। अगला देखते हैं, स्त्री की दशा क्या थी, कहना स्त्री की दशा बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये क्या थी, सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, क्या दिए गए हैं, घर की मुखिया माता अर्थात मातृ देवी, उर्वरता की देवी मानते थे, इसकी पूजा की जाती थी। तो सिंधु सभ्यता कैसी थी, मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, घर की मुखिया कौन होती थी, मम्मी होती थी, माता होती थी, इनकी पूजा की जाती थी। अगला देखो नेक्स्ट जो दिया गया है, सती प्रथा के बारे में देखते हैं। देखो सती प्रथा का उल्लेख तो नहीं मिला है यहां से, लेकिन एक चीज बोली गई है, लोथल में 3 युग्म समाधान दिए गए हैं। ठीक है, जहां आदमी को औरत के साथ दफनाया गया है। ठीक है, और एक समाधान कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। खान पान में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। वेशभूषा में सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे चल के देखो, सूती व ऊनी वस्त्र, मोहनजोदड़ो में 3 पतिया अलंकृत साल ओढ़ने के, जो साल बनाए जाते थे अपना कॉटन के जो बनाए जाते थे, उनके मग्न योगी दिखाया गया है। तो वेशभूषा से पूरे परिपक्व थे, जैसे आज के व्यक्ति होते हैं। अगला देखते हैं जो दिया गया, अन्य कार्य क्या गए। अब देखो नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता से तलवार, तलवार तो लोहे की होती है, तो इसके साक्ष्य नहीं मिलते, तो कहना नहीं होते ना तलवार के और ना ही लोहे के साक्ष्य। सिंधु सभ्यता से लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते, यहाँ से वैदिक सभ्यता से मिलते हैं। और वैदिक सभ्यता में लोहा कहां से प्राप्त होता है, तो नाम याद रखना, अंतरजी खेड़ा से। ठीक है, लोहे के साक्ष्य कहां से मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा से मिलेंगे, जो कौन सी सभ्यता में होगा, वैदिक सभ्यता में होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, समाज कैसा बटा हुआ था। देखो समाज समतापूर्ण समाज था, जाति व्यवस्था के साक्ष्य नहीं मिलते, याद रखना। ठीक है, क्योंकि जाति व्यवस्था जो आएगी, जाति शब्द और जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक और वैदिक काल में आएगी। समाज में सामाजिक भावना थी, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना थी। मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है सिंधु सभ्यता में, लेकिन पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। याद रखना, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते, पूजा के मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट जो हमारा दिया गया है नेक्स्ट, आभूषण देखते हैं, कैसे वस्त्रों को ये ग्रहण करते थे। आभूषण में देखते हैं, अमीर व्यक्ति सोने और चांदी, ठीक है, और हाथी के दांत का सेवन करते थे, पहनते थे उन्हें। जबकि गरीब व्यक्ति देखो शंख, सीप और मिट्टी के आभूषण पहनते थे, अंतर है दोनों में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, साक्ष्य स्थल, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे हड़प्पा से श्रृंगारदान, काजल की बोतल, मोहनजोदड़ो से चांदी की अंडाकार चूड़ियां, उसके बाद कालीबंगा से काले रंग व हाथी के दांत की चूड़ियां, उससे अगला नौसारों से सिंदूर मिला है, चन्नुदड़ों से लिपस्टिक, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति तो कारीगर थे। ठीक है, और क्या मिला है, अंजन सालिका मिली। उसके बाद देखते हैं मनोरंजन का साधन। देखो सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे, शिकार खेलते थे, मछली पकड़ते थे, ढोल बजाते थे, पशुओं को आपस में लड़ाते थे। ठीक है, जुआ खेलते थे, पासा खेलते थे, उससे अगला क्या है, मजीरा बजाना, उससे अगला नृत्य कराना, गाना बजाना और शतरंज खेलना, ये मनोरंजन का साधन था। धार्मिक पक्ष देखते हैं, जो धार्मिक पक्ष था, क्या क्या करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा, देखो पूजा सबकी मिलेगी, मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। उससे अगला क्या, वृषण की पूजा, एक सींग वाले बैल की पूजा करते थे, कुब्बड़ वाले बैल की पूजा करते थे। ठीक है, उससे वृक्ष पूजा होती थी, नाग की पूजा होती थी, अग्निकुंड की पूजा होती थी, पशु की पूजा होती थी। सबकी पूजा होगी, लेकिन मंदिर नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था देखते हैं, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी।
तो कहना सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, उस समय की जीडीपी का 80% थी। तो देखो नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग कृषि क्या करते थे और इनकी मुख्य फसलें क्या थी? कपास, गेहूं, जौ, धान, सरसों, चना, तरबूज, खरबूजा, मटर और राई। अब देखो यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो कहना अधिवेश अर्थव्यवस्था थी, कहना सुपर प्लस इकोनॉमी थी। ठीक है, और इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? अन्नागार से मिलते हैं। जीडीपी का योगदान उस समय का 80% माना जाता है, जो वर्तमान में कितना होता? तो आज भी 7-8% होता है। अब देखो पशुपालन तो करते थे, पशुपालन में क्या करते थे? पशुपालन का तो महत्व था इनके यहाँ। कृषि का भी प्रयोग करते थे, परिवहन का साधन था क्योंकि भैया गाड़ियां मिली हैं। और देखो क्या है, मेसोपोटामिया की मोहरे में अंकन चीजें प्राप्त हुई। आगे देखते हैं मुख्य पशु क्या थे? बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, बारहसिंगा, ऊंट। ठीक है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है और शेर नहीं मिला है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना। आगे देखो उद्योग धंधे के आधार पर देखते हैं, जो शिल्प उद्योग करते थे। ठीक है, कपड़ा उद्योग में क्या करते थे? सूती और ऊनी वस्त्र। मिट्टी के बर्तन में, जिसे बोलते हैं मृत भांड में, क्या करते थे? मिट्टी व धातु के बर्तन, चाक व हाथ से निर्मित, लाल व काले रंग के होते। मन का बनाने के कारखाने लोथल से प्राप्त हुए, बात कर चुके हैं। पूछा जाए सीप कहां से प्राप्त होता था? लोथल से। उसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं, व्यापार कैसे करते थे। देखो व्यापार के लिए बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी, मतलब चलाने वाली गाड़ी का प्रयोग होता था। आगे क्या दिया गया है? मोहरों का प्रयोग, हड़प्पा की मोहरों में एक सींग वाले बैल, यहां से पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। देखो क्या लिखा है? मापन की इकाई 16 के अनुपात में थी, मतलब 16 में ही गुणा होगी, 16, उसके बाद होगा 32, उसके बाद फिर नेक्स्ट होगा 64। इस तरह से यह अनुपात है। तो मानक की इकाई 16 के अनुपात में थी। विदेशी साक्ष्य जो प्राप्त हुए एक बार देख लेते हैं। तांबा कहां से मिला? देखो खेतड़ी खान, बलूचिस्तान और ओमान से तांबा आता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक कोलार की खान से, अफगानिस्तान और ईरान से। टीन अफगानिस्तान और ईरान से। सीसा ईरान से। और लाजवर्त मेसोपोटामिया की सभ्यता से उठा। तो हम व्यापार करते थे क्योंकि बंदरगाह भी थे, ये भी आता है। उसके बाद देखते हैं अब लिपि के बारे में, जो दिया गया है सिंधु सभ्यता में, जो अलग अलग हम पढ़ते हैं लिपि के बारे में। देखो मूल चिन्ह कितने हैं? तो इसमें कहना सर मूल चिन्ह 64 है। चित्र के आधार पर कितने दर्शाए गए हैं? तो इतने के बीच में दर्शाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद इस लिखावट को क्या बोला गया है? तो कहना बुस्टोपोधन बोला गया है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि को क्या बोला गया है? तो याद रखना बुस्टोपोधन बोला गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये जो अक्षर थे किस आधार पर थे? देखो सर्वाधिक अक्षर सिंधु सभ्यता के यू आकार के हैं। देखो आप यहां पे भी देख सकते हो जो बने हुए, जैसे यू, यू, यू। ठीक है, किस आकार के थे? तो ये यू आकार के ज्यादा है। तो किस आकार में सर्वाधिक अक्षर थे? यू आकार के। ठीक है, जबकि मछली के कुछ चित्र भी दिखाए गए हैं, जैसे कि अनुमान माना गया है कि ये मछली है। ठीक है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के पतन का कारण। अब देखो क्या है, पहला पतन में क्या बोला गया है? जैसे दिया गया है नगरीय सभ्यता। पहला क्या है? ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तन होने लगी तब पतन हुआ। कहना नहीं सर, कारण मान लेते लेकिन शुद्ध नहीं है, हमारे एग्जाम में नहीं होना जाता। अगला मर्तिमर बीलर एक व्यक्ति है, वो बताते हैं आर्यों का आक्रमण। कहना सर ये भी नहीं था, हालांकि आर्य वैदिक सभ्यता में थे लेकिन ये कारण नहीं है। अगला क्या है? व्यक्ति का नाम आएगा मार्शल, क्या कहते हैं? बाढ़ से सिंधु सभ्यता का अंत हुआ। कहना बिल्कुल सही है, यही हमारे एग्जाम में माना गया है। लेकिन ये भी एग्जाम में पूछा गया है के यू आर कनेडी क्या बताते हैं सिंधु सभ्यता का अंत? कहना मलेरिया बताते हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता के बारे में देखो जो दिया गया है, जब पढ़ेंगे पूरा विस्तार पूर्वक वैदिक सभ्यता के बारे में आएगा कि वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, कार्यकाल किस हिस्से में बटा हुआ है। आर्य की जानकारी जो मिलेगी ईरान के ग्रंथ से मिलेगी। वैदिक सभ्यता के बारे में जो जो कथन दिए गए हैं व्यक्तियों के, ये पढ़ेंगे। ठीक है, नैतिक मूल सिद्धांत क्या थे वैदिक सभ्यता, किस आधार पर वैदिक सभ्यता मानी जाती है, ये सब पढ़ेंगे हम। अगर आपको सिंधु सभ्यता या आपकी हड़प्पा सभ्यता वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ वैदिक सभ्यता के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।